हमारे यहाँ के प्रभारी श्री अमित ठाकर जी, हमारे नासिक शहर के अध्यक्ष श्री प्रशांत गोरख यादव जी, माननीय प्रदीप पेशकार जी, हमारे श्री राहुल ढिकले जी, उम्मीदवार नासिक ईस्ट से, प्राध्यापिका देवयानी फरांदे जी जो उम्मीदवार हैं नासिक सेंट्रल से, हमारे सौभाग्यवती सीमा हेरे जी उम्मीदवार जो नासिक वेस्ट से हैं, लक्ष्मण वासुदेव साव जी प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे प्रकाश लोंडे जी जो रिपब्लिकन पार्टी के नासिक के सिटी के अध्यक्ष हैं, श्री रंजन पूजाराम ठाकरे जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे नासिक के सभी वरिष्ठ गणमान्य सज्जन वृंद जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग बड़े समय से मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने भी कोशिश की कि मैं समय पर आऊं, पर कार्यक्रम की व्यस्तता कुछ इस प्रकार से रही कि कुछ विलंब हुआ, लेकिन आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज राम की भूमि, महादेव की भूमि, कुंभ की भूमि, ऐसी पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं ऐसी भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। महाराष्ट्र वीर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की भूमि है। महाराष्ट्र सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भूमि है। महाराष्ट्र समाज सुधारकों की भूमि है और देश के चेतन को हमेशा जागृत रखने वाली भूमि है। और ऐसी भूमि पर जब मैं आया हूं तो अगर मैं कहूं कि जो आपके और हम सब के इस क्षेत्र के जो इनका जन्मस्थली रही, जिनकी कर्मस्थली रही, ऐसे हमारे वीर सावरकर, हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समाज सुधारक ज्योतिबा फुले जी, ऐसे तमाम लोगों को आज के दिन याद करके मैं गौरवान्वित भी महसूस करता हूं और पुनः उनको नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की हम सब जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई से लेकर समाज में एकता के साथ साथ समानता हो, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर हम जहां उनको याद करते हैं, वहीं हम उनसे प्रेरणा लेकर के देश में एकता के साथ जनजाति गौरव दिवस हम मनाते भी हैं और उनके द्वारा जो जनजाति भाइयों का जो गौरव बढ़ाया है और जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में इस दिवस को मनाने का तय किया है, इसमें हम भी अपने आप को शामिल करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज मुझे आप सब लोगों के साथ बातचीत करने का मौका मिल रहा है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहूँगा कि ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि मैं उनसे बातचीत कर रहा हूँ जो समाज का नेतृत्व करते हैं। इसलिए जब मैं नासिक के लोगों से बात कर रहा हूँ तो आपके माध्यम से सिर्फ मैं नासिक जिले के लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ। आपका व्यक्तित्व और आपकी छवि और आपका कहा हुआ दूर दूर महाराष्ट्र तक जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं महाराष्ट्र की जनता को भी अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहा हूं। You are the leaders of the society. When you speak, whatever I speak, it gets amplified. वो दूर दूर तक जाता है।
इसलिए आपके साथ बातचीत करके मैं जरूर ये महसूस करता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से जो आज के परिप्रेक्ष्य में चीजें आवश्यक हैं वो आप तक पहुंचेंगी और आप उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि समाज आपकी बात सुनता है। मित्रों, हमारे यहां से महायुति के सातों की सातों सीट पर कैंडिडेट लड़ रहे हैं। मैं सातों सीटों पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि महायुति सातों की सातों सीटें नासिक की जीत करके आएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए 14 सीट्स, 14 की 14 सीट्स आप जीत करके आएंगे, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। लेकिन मामला सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है, मामला कुछ और गहराई से समझने का है। और मैं जब इस बात को कहता हूं तो मैं 20 वर्ष का था जब मैं राजनीति में आ गया, छात्र जीवन से बहुत मोड़ देखे, लेकिन राजनीति कभी भी मैंने सीधे दांव सही बात के लिए खड़ा होते हुए देखा नहीं, तकलीफों से गुजरे। लेकिन राजनीति के नियम हमेशा लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय वह नुकसान पहुंचाने वाले रहे। ये 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति ने एक नई परिभाषा घर दी, एक नई संस्कृति, एक नया कल्चर आज राजनीति में हमको बदलता हुआ दिखता है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ महायुति, इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एक्स विन और वाई विन, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड द फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए हम अपने वोट का जब मूल्यांकन करें तो इस बात पर ना करें कौन अच्छा लगता है, कौन अच्छा नहीं लगता, कौन हमें नमस्ते करता है, कौन नहीं करता है। इससे कहीं गहरे मुद्दे हैं। आप देखिए 2014 के पहले पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था? पॉलिटिकल नैरेटिव था परिवारवाद, पॉलिटिकल नैरेटिव था भाई भतीजावाद, पॉलिटिकल नैरेटिव था भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल नैरेटिव था तुष्टीकरण, पॉलिटिकल नैरेटिव था अपीजमेंट, पॉलिटिकल नैरेटिव था डिवाइड एंड रूल। जितना बांट सकते हो बांटो और बांट करके राज करो। लोग जाति के नेता थे, पार्टी के नेता नहीं थे, समाज के नेता नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीति की परिभाषा बदल दी। द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स वॉज चेंज्ड, द नैरेटिव वॉज चेंज्ड एंड द कल्चर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो चेंज्ड। और विकासवाद, डेवलपमेंट से उन्होंने जोड़ दिया देश को। इस बात को हमको समझना। और इसीलिए आपने एक नए शब्द का इजाद होते हुए देखा, नया शब्द। 70 साल आपने सुना, सरकारें आई और गई, आई और गई, और शब्द क्या होता था? एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। It is in 2019 that for the first time you heard pro-incumbency. ये शब्द, ये वर्ड pro-incumbency, ये पहली बार 2019 में हम लोगों को सुनने को मिला, when गवर्नमेंट इनकम्बेंट के प्रति प्रो वातावरण होता है। और ये pro-incumbency ने 60 साल बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य। दिस इज द चेंज इन द कल्चर। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी से प्रो इनकम्बेंसी। और जब मैं इसकी बात करता हूं तो मैं ये भी बताना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 1952 से लेकर के 1964 तक आजादी की लड़ाई से निकली हुई कांग्रेस पार्टी थी। ऑपोजिशन बहुत कमजोर था, तब आप बने थे। लेकिन मोदी जी
जब ऑपोजिशन भी मजबूत था, तब तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने और प्रो इनकम्बेंसी में बने और नया कल्चर इजाद हुआ। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारी सरकारें 50 इयर्स के बाद कोई लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना और लगातार हम दूसरी बार सरकार में आए। 50 इयर्स में उत्तराखंड में हम दूसरी बार सरकार में आ गए। असम में हम पहली बार भी सरकार में आए और दूसरी बार लगातार सरकार में आ गए। अरुणाचल प्रदेश में हम तीसरी बार आ गए। त्रिपुरा में हम पहली बार भी आए और दूसरी बार भी आ गए। मणिपुर में हम दूसरी बार आ गए। हम नागालैंड में तीसरी बार आ गए। और इस तरीके से जिसको कहते हैं प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट, ये हमको देखने को मिला। और हम गोवा में और हरियाणा में अब तीसरी बार आ गए, तीसरी बार। और मध्य प्रदेश में हम चौथी बार आ गए, गुजरात में छठी बार आ गए और उड़ीसा में हम पहली बार विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और हम अब लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र में आएंगे, इसकी हमको तैयारी करनी है। ये प्रो इनकम्बेंसी। अब ये प्रो इनकम्बेंसी आई क्यों? ये प्रो इनकम्बेंसी इसलिए आई कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, हम एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट, हम एक रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करने वाले गवर्नमेंट, हम वो सरकार बने जो अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस पार्टी वाले तो ये भी भूल जाते थे कि पिछला मैनिफेस्टो कौन सा था, वही दोबारा लेकर के आ जाते थे। उनका तो ये हाल था। लेकिन आज रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करने वाले हम, हमारी पार्टी और हमारा एनडीए का कल्चर है। और हम प्रो पीपल, प्रो फार्मर्स, प्रो विमेन, प्रो यूथ, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हम इनकी सरकार बने। हमने इनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। और इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जहां इस राजनीति का कल्चर बदला, वहीं इंटरनेशनली और नेशनली भारत की तस्वीर बदली है। नेशनली एंड इंटरनेशनली हमारी तस्वीर बदल गई। आज आप देखिए, भारत G20 में तो नेतृत्व किया ही, या तो आपके सामने है। अब G20 की नेतृत्व को देखिए आप। G20 इंडिया ने नहीं बनाया, G20 भारत ने मनाया। कोई ऐसा राजनीतिक प्राणी नहीं है जो नहीं जानता है कि G20 में क्या हुआ। सारे देश ने जाना। क्यों? क्योंकि पहले नई दिल्ली में होता था कार्यक्रम। मोदी जी ने कच्छ से लेकर कोहिमा तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 100 मीटिंग्स, 100 सिटीज में 225 मीटिंग्स कराई और सारी दुनिया ने भारत को देखा। ये G20 का नतीजा। दिस इज द थॉट प्रोसेस, देश को G20 का गौरव प्रदान करना। G20 में मोदी जी के निवेदन पर पहली बार अफ्रीकन यूनियन को पार्ट एंड पार्सल बनाया गया, उसको मेंबरशिप मिली। और इंडोनेशिया में कोई डिक्लेरेशन नहीं हो पाया, लेकिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन यूनानिमसली हुआ। यह भी हमने G20 में देखा। आज भारत G7 में इनवाइटेड है। आज भारत क्वाड में सदस्य है। आज भारत शंघाई कोऑपरेशन SCO में है। आज ब्रिक्स में है। आज ITU में है। इंडियन, इजराइल, यूनाइटेड अरब और यूनाइटेड स्टेट्स उसमें है। कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं है जहां भारत की प्रेजेंस नहीं है। और कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम नहीं है जहां भारत एजेंडा सेट नहीं करता। भारत एजेंडा सेट करता है। आज ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आज किस तरीके से देश के में परिवर्तन आया है और वो हम सबको देखने को मिला है। अभी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। आगे चलकर के उन्होंने जिम्मेवारी संभालनी है।
अभी बाइडेन के अभी यूएस गए थे प्रधानमंत्री जी, कभी यूएस के प्रेसिडेंट अपने निजी घर में नहीं बुलाते किसी को। ये इतिहास रचा गया कि मोदी जी को उन्होंने अपने पैतृक घर में बुलाया और वहां उनके साथ वार्ता की। ये बाइडेन से जहां दोस्ती रही, वहीं ट्रंप बोलता है मोदी इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही इज द नाइसेस्ट पर्सन व्हिच आई हैव मेट। और वहीं जब अमेरिका रशिया को आपस में एक दूसरे को एक अलग दृष्टि से देखते हैं, वहां पुतिन बोलते हैं कि मोदी कैन बी ए गुड मीडिएटर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन फॉर पीस टॉक्स। ये आज डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ये भारत की ताकत हमको, इंटरनेशनल इंपैक्ट हमको देखने को मिलती है और उसको हम लोगों ने देखा है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, पहले मनमोहन सिंह जाते थे अमेरिका तो क्या करते थे? He used to talk about POK, he used to talk about J&K, he used to talk about terrorism. When Prime Minister Modi goes, he talks about IT interventions, artificial intelligence, semiconductors, development, and the partnership between US and America on equal terms. इसकी बात करते हैं। He doesn't talk about Pakistan, he doesn't talk about POK, he doesn't talk about terrorism. ये हमारा मामला है, हम खुद देख लेंगे, इसमें आपकी जरूरत नहीं है, ये हम जानते हैं। ये भारत की जरूरत। और एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग दूर तक इन बातों को पहुंचाएंगे। 2014 के पहले डिप्लोमेटिक भाषा में हर देश, कूटनीतिक भाषा में हर देश जब इंडिया का नाम लेता था तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का नाम लेता था। इंडिया एंड पाकिस्तान, जो भी दुनिया का नेता आता था, और बहुत से नेता तो ऐसे थे, या तो पहले लाहौर उतरते थे फिर नई दिल्ली, या नई दिल्ली के बाद लाहौर जाते थे, बराबरी रखने को। इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। 2014 के बाद इंडिया के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक भाषा में पाकिस्तान नहीं जोड़ता। इंडिया इंडिया हो गया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना है। डिप्लोमेटिक उनके समझ में आ गया, वी कांट इक्वेट, और हमको कोई इसकी जरूरत नहीं है। और अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, और अगर हम सिक्योरिटी की बात करूं, तो मैं यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि सिक्योरिटी की दृष्टि से भी दो बातें। एक कि पहले क्या होता था, 26/11 हुई तो हमारे सरकार पाकिस्तान को डोजियर भेजती थी, डोजियर, और वो डोजियर वहीं का वहीं पड़ा रहता था और उनका कारोबार चलता रहता था। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी और उरी की घटना घटी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पाकिस्तान चूं तक नहीं कर सकता। अगर पुलवामा की घटना घटी तो 15 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक हुआ, और ये कांग्रेस वाले प्रमाण मांगने लगे, प्रमाण मांगने लगे। ये इनका हाल। ये ऐसे लोग हैं जो मोदी जी का और एनडीए का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगते हैं, और जिस फौज ने देश की रक्षा की है उसको किस तरीके से देखते हैं ये भी हमको समझना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं, जम्मू हमारा बॉर्डर है। हमारा पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर से गोली चलती थी, और पाकिस्तान से बॉर्डर से जब गोली चलती थी तो वहां जो हेडक्वार्टर है आर्मी का वो नगरोटा है, तो वो बॉर्डर से रिपोर्ट करता था नगरोटा को, नगरोटा रिपोर्ट करता था वेस्टर्न कमांड को चंडी मंदिर, और वेस्टर्न कमांड रिपोर्ट करता था दिल्ली हेडक्वार्टर को, और दिल्ली हेडक्वार्टर बोलता था वेट करो जब तक मैं तुमको ऑर्डर नहीं करता हूं। मोदी जी की जब से सरकार आई है स्टैंडिंग ऑर्डर है कि जहां से गोली चली है, गोली चलाने वाला और गोली चलने वाली को जब तक बंद न करो तब तक वहां से नहीं। ये फर्क आया है, ये फर्क है। और मैं इस दृष्टि से एक बात और भी कहना चाहता हूं कि अगर ये जो बॉर्डर एरिया था, एक डिफेंस मिनिस्टर ने कहा
कि हम बॉर्डर में सड़कें इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि दुश्मन कहीं ना आ जाए। और आज मोदी जी ने हजारों किलोमीटर की सड़क बनाई है और 2 लेन बनाई है, डबल लेन, और सारे पक्के ब्रिज बनाए हैं और लगभग 1000 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बनाई है। आज भारत की फौज 1.5 दिन के अंदर पूरी आर्मी बॉर्डर पर पहुंच सकती है, इसकी व्यवस्था की गई है। एक आपके यहां से गृह मंत्री हुए शिंदे साहब, सुशील शिंदे, वो क्या कहते थे, मुझे लाल चौक में जाने में डर लगता है। आज आपके महाराष्ट्र से कोई भी टूरिस्ट आपको 10 बजे रात को लाल चौक पर सेल्फी खिंचाता हुआ मिलेगा। ये आज वहां की स्थिति है। दिस इज द डिफरेंस। ये सिक्योरिटी की स्थिति आकर के खड़ी हुई है। इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो भारत आज 10वें नंबर की इकोनॉमी से छलांग लगा करके 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और किसको हमने डिफीट दिया है? हमने ब्रिटेन को पछाड़ा है। ब्रिटेन कौन है? जिसने 200 साल हमको राज किया, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट। और इकोनॉमिस्ट क्या लिखता है, जो इंग्लैंड का वीकली इकोनॉमिस्ट रिनाउंड इकोनॉमी का पेपर है, वो लिखता है कि मोदी जी ने बैंकिंग सेक्टर को सुधार कर दिया और बैंकिंग सेक्टर को स्टेबिलिटी प्रदान की है। इस तरीके से काम किया है। आप इंडस्ट्रियल नगरी में रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की में आप जानते हैं, मुझे खुशी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग in last 10 years has increased by 500%, 500% इलेक्ट्रॉनिक का बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 70,000 करोड़ रुपीस का हो गया है। और मोबाइल, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडोनेशिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। 97% of mobiles are now being manufactured in India. अब हम तीसरे नंबर के भारत ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया, 3rd नंबर का। एंड वी हैव डिफीटेड जापान, जहां की टोयोटा डैटसन हम जानते हैं, उसको हमने डिफीट दे दिया है। अब मैं इन दोनों कांग्रेस के नेताओं के भाई बहन को क्या समझाऊं कि इकोनॉमी कहां पहुंच गई और तुम कहां पर बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट लेके घूम रहे हो। 3rd लार्जेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल तब बनेगा ना जब जेब में पैसे होंगे। गाड़ियां कौन खरीदता है? आज गांव गांव में बताइए मोटरसाइकिल और गाड़ियां पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? तो यह एक इकोनॉमिक दृष्टि से हमारे 10 साल पहले गणेश जी भी चाइना से आते थे, जिसको हम पूछते थे। टॉय इंडस्ट्री आज तीसरे नंबर की मार्केट बन गई है। फार्मा इंडस्ट्री 138% का इजाफा है, 138%। वी आर दी वर्ल्ड्स फार्मेसी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, और हम दुनिया की फार्मेसी बन गए हैं। और सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। यह आज हमारी ताकत बन गई है। HIV में अफ्रीकन देशों को जो हम लोगों ने दवाई पहुंचाई, वह अपने आप में बहुत बड़ी कहानी करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसको बोलते हैं मूलभूत परिवर्तन किया गया है। आज भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो रही है। आज आपको जानकर खुशी होगी, और मैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में खुश होता हूं कि आज मैं नीट की परीक्षा 13 भाषाओं में ले रहा हूं, 13 भाषाओं में। और गांव का बच्चा अब डॉक्टर बन रहा है, और हम भारतीय भाषाओं में मेडिकल के एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नई एजुकेशन पॉलिसी की देन है। अफोर्डेबल, अवेलेबल और हर एक कोई एजुकेशन शिक्षा ले सके, इसकी व्यवस्था की गई है। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ने वाला अगर म्यूजिक भी लेना चाहता है तो ले सकता है, पहले नहीं ले सकते थे। अगर साइंस का विद्यार्थी आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो आज ले सकता है। अगर वो सोशियोलॉजी पढ़ना चाहता है, साइकोलॉजी पढ़ना चाह सकता है, ले सकता है। फ्लेक्सिबल हो गई है।
और अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता है, ये आज उसकी ताकत आ गई। स्वास्थ्य में पहले सिर्फ हम क्यूरेटिव की चिंता करते थे, आज हम प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव सबकी चिंता कर रहे हैं। 1,73,000 हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए हैं और इन सभी आरोग्य मंदिर में हर कोई व्यक्ति 30 साल से का उम्र का होने पर उसका ब्लड शुगर और उसका ब्लड प्रेशर और उसका डेंटल मेंटल हेल्थ केयर, इसकी चिंता की जाएगी, ताकि हम किडनी प्रॉब्लम से लेकर के हार्ट प्रॉब्लम तक हम 30 साल में डिटेक्ट करके उसकी दवाई शुरू कर सके। अर्ली डिटेक्शन की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि विकास के दृष्टि से, मैं कोरोना मैनेजमेंट पर भी आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद आप सब लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं कि इन बारीकियों में शायद ध्यान कम गया होगा, इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में टेटनस की दवा को आने में 28 से 30 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 100 साल लग गए। 1906 में बन गई थी दवा, 2006 में भारत में पहुंची। लेकिन कोरोना का पहला केस 2020 की 17 को आया था। 9 महीने के अंदर दो इंडिजिनस वैक्सीन बनाई, 2 इंडिजिनस 9 महीने के अंदर। और याद करो, ये कांग्रेसी, ये समाजवादी पार्टी उस समय क्या बोलते थे, ये मोदी टीका है, मोदी टीका है, मत लगाओ मत लगाओ, कहते थे कि नहीं कहते थे? वैसे हर बात ट्विटर पर लिखते हैं, लेकिन अपने टीका लगवा करके आ गए, ट्विटर पर नहीं डाला। मुझे मिले, मैंने कहा कैसा लगा मोदी टीका, लग गया ठीक से? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, 220 करोड़ डबल डोज मोदी जी ने लगा करके इस देश के 140 करोड़ देशवासियों को बचाया। ये भी हमको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट हेल्थ प्रोग्राम था। मैं भारती जी को बधाई देना चाहता हूं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। ये उस समय मंत्रालय को संभाल रही थी। बहुत बड़ा काम इन लोगों ने किया, बहुत ताकत से इस काम को खड़ा किया, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट। और एक बात और सुन लीजिए, अमेरिका में कोरोना वैक्सीन की दवाई आपको कागज पर मिलती है, भारत में आप सर्टिफिकेट आपको कागज पे मिलता है, भारत में आपको सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पर मिलता है। ये आज अंतर है। दिस इज डिजिटल इंडिया। इस तरीके से डिजिटल इंडिया को लाने का प्रयास हुआ है। उसी तरीके से मैं यहां यह भी आपको कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने वैक्सीन के दृष्टि से वैक्सीन मैत्री में लगभग 100 देशों को वैक्सीन पहुंचाई। और कितनी पहुंचाई? 30 करोड़ वैक्सीन। और 48 देशों को मुफ्त पहुंचाई, मुफ्त। यानी आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में मांगने वाला देश नहीं है, अब देने वाला देश बन गया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। उसी तरीके से मैंने सिक्योरिटी की बात आपसे की, इंटरनल सिक्योरिटी की भी बात की। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, सिक्योरिटी में एक बात छूट गई कि आज किसी भी टेररिस्ट का घोषणा होने के बाद कि ये टेररिस्ट है, किसी की भी उम्र अब 1 सप्ताह से ज्यादा की नहीं है। He does not have a life of more than 1 week. ये स्थिति आज आकर के टेररिज्म के बारे में हमारी है। ये इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आज ही में आया, मुझे आपने 9 किलोमीटर के एलिवेटेड रोड पर डाल दिया। नासिक दाएं दबाएं, पूरी सिटी के बीच से एलिवेटेड रोड, हाईवेज, हीरा हाईवेज, इंटरनेट, रेलवेज और एयरपोर्ट्स और एयरवेज, इस चारों पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 10 सालों में 12 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आगे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। नेशनल हाईवे 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनी है, 1,46,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। महाराष्ट्र में 13,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना है। आपके यहां पार्शली कंप्लीट हो गया है दिल्ली मुंबई हाईवे कॉरिडोर, ग्रीनफील्ड, इंदौर हैदराबाद। उसी तरीके से सूरत, नासिक, अहमदनगर और सोलापुर
और सोलापुर चेन्नई, इस पर पार्शली काम शुरू हो गया है, इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। अटल सेतु 18,000 करोड़ रुपए के से सी लिंक में मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाला ये सी लिंक, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, वो भी कमीशन हो गया है। इसलिए हाईवेज में आप देखेंगे जहां भी या तो एलिवेटेड रोड है या अंडरवे है या नेशनल हाईवे है, कहीं 4 लेन कहीं 6 लेन। बोलिए सड़कें बन रही है कि नहीं बन रही, विकास हो रहा है कि नहीं? आज इंटरनेट में आज 6,83,000 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर आज गांव गांव तक पहुंचाई गई है और गांव से जोड़ा गया है। 6,43,000 किलोमीटर और 83,000 किलोमीटर और 2 लाख ग्राम पंचायतों को इस ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। महाराष्ट्र में 8,775 यानी 9,000 पंचायतों को भी ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है, नेटवर्क से जोड़ा गया है। और क्यूआर कोड से हम लोग आज ट्रांजैक्शन करते हैं। अब देखिए, मैं आपको इंटरनेट की बात पर आपको मैं बताना चाहता हूं, यही कांग्रेसी नहीं थे जो बोलते थे भारत तो अनपढ़ है, ये क्या है, ये इंटरनेट क्या करेगा, गांव में कौन जानता है। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? मोदी जी कहते थे उस समय 4G लाएंगे, 4G लाए, 5G आ गया, अब 5G फास्टेस्ट तरीके से पहुंच रहा है। मैं 2 तस्वीरें आपको बताना चाहता हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा। आज मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव में मैं देखता हूं कि हमारी बहन एक तरफ घास का पुल्ला ऊपर लेकर के चली है और दूसरे हाथ से मोबाइल लेकर के गप्पे करते हुए चली। ये बदलते भारत की तस्वीर है, ये विकसित भारत की ओर ले जाने वाली तस्वीर है। और दूसरा, आपका सब्जी वाला भी क्यूआर कोड लटका के बैठा है और आपसे क्यूआर पेमेंट लेता है। दिस इज इंटरनेट। लेकिन मैं ये कांग्रेसियों को क्या समझाऊं, ये खुद अनपढ़ हो गए हैं, भारत को अनपढ़ बोलते थे, भारत के सामर्थ्य को चैलेंज करते थे। आज यूपीआई में 40% ऑफ द ट्रांजैक्शन इज डन इन इंडिया। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है और डिजिटल इंडिया में हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। रेलवेज में हम 13 गुना बजट हमने महाराष्ट्र का बढ़ाया है। एयरपोर्ट हमारे पास 78 थे, आज हमारे पास 158 हो गए हैं एयरपोर्ट। और उसमें हर तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई का ऑपरेशनलाइज्ड हो गया है। हमारा औजार का नासिक का उड़ान स्कीम में अब इसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और आगे चल करके इसका विकास होगा। हम हर एक तरीके से सोलापुर में, हम शिरडी में हम बढ़ा रहे हैं, हर जगह हम नेशनल एयरपोर्ट्स को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई की सेवा लेगा और हवाई यात्रा करेगा। इस तरीके की हम व्यवस्था। जहां तक प्रो पुअर की सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि आज भारत में नीति आयोग ये बताता है कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। वो मध्य इनकम ग्रुप में आ गए, मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए, वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए। कैसे उठे? और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बताता है कि इंडिया का अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है, 0.6% हो गई है। अब ये कैसे हुआ है? ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बहुत से इंटरवेंशंस किए। उन इंटरवेंशंस में सबसे पहला इंटरवेंशन हुआ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आज 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दिया जा रहा है। कोई भूखा नहीं सो रहा है, हर के घर में अनाज पहुंच रहा है। और आपको जान करके आश्चर्य भी होगा, लेकिन आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। 80 करोड़ की जनता है जिसको हम हर महीने मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचा रहे हैं। और महाराष्ट्र की जनसंख्या 13 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 6 करोड़ 53 लाख लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज पहुंचाया जा रहा है। यह व्यवस्था की गई है। और नासिक में 9,45,000 ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़ा गया, यानी कोई भूखा नहीं सोता। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, गरीब लोगों को
12 करोड़ 56 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, यानी 40% भारत की आबादी जो गंभीर बीमारी से लड़ने के कारण वह उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, उनको 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने हर साल पहुंचाने का प्रयास किया है और उनके विकास को आगे बढ़ाया। और संख्या कितनी है? 55 करोड़ लोग। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अमली जामा पहनाया। और आपको जानकर खुशी होगी, 29 अक्टूबर को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हुए मोदी जी ने इस देश के जो भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई हो, किसी भी आमदनी का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी मजहब का हो और किसी भी सोशल स्टेटस का हो, 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को जिंदगी, यानी जिंदगी में जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेगा तब तक के लिए हर साल 5 लाख रुपए उसको हेल्थ कवर दिया जाएगा और उसके इलाज की व्यवस्था। और इसकी संख्या है 6 करोड़, 6 करोड़, यानी 55 करोड़ में 6 करोड़ और ऐड हो जाएंगे। और महायुति ने तय किया है कि ये 5 लाख को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा और उसके विकास के लिए उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए हमारी गरीबी, क्योंकि देखिए जहां जहां आयुष्मान भारत लागू हुआ वहां बैंकों का क्रेडिट जहां जहां था वहां क्रेडिट का पैसा गरीब आदमी ने चुकता करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको स्वास्थ्य से, रोटी से वो बाहर निकल आया। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप सब लोग बड़े लंबे समय से राजनीति में रहे होंगे, लेकिन मैं समझाना चाहता हूं, मैं 1993 में 1993 में पहली बार एमएलए बन गया। तो जब मैं एमएलए बना तो मेरे घर पे मेरा एसडीएम, कई बार बीडीओ आता था, कई बार एसडीएम आता था और कहता था नड्डा साहब चाय पिलाइए। मैं कहता था चाय पियो, आपको एक खुशखबरी सुनानी। मैंने कहा सुनाओ। बोलता आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना के घर मिले हैं, बोलो किसको दूं। मैं कहता था भैया आप ही रख लो, आप ही बांट दो, मैं कहां बांटूंगा, 1 अनार 100 बीमार, मैं कहां ये 2 पंचायत, एक पंचायत में 2 घरों को बांटूंगा। आज मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बनाए हैं, 4 करोड़ घर। एक पंचायत में एक साल में 26 50 घर बन रहे हैं। हमारे समय में पंचायत में हमको 3 लाख रुपए साल का आ जाता था तो हम बहुत बड़ा धन्यवाद मानते थे कि हम बड़े भारी फन्ने खान है, बहुत बड़े शेर हैं, हम ज्यादा पैसा ले आए। आज एक पंचायत में 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए उनको विकास के लिए पहुंचाया जा रहा है। और इसलिए, और अब हमने तय किया, मोदी जी ने तय किया कि 3 करोड़ नए मकान बनाएंगे, कोई भी कच्चे छत के नीचे नहीं सोएगा, पक्के छत में सोएगा, इस बात की व्यवस्था की गई। और जब मैं आपको आवास योजना की बात बताना चाहता हूं तो 4 करोड़ घर बन गए हैं, 28 लाख महाराष्ट्र में बने हैं और नासिक में 44,600 घर बने हैं, 44,600। मैं पूरे आंकड़े लेकर के आया हूं। और इसलिए ये विकास की कहानी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर साल 6,000 रुपए, हर चौथे महीने 2,000 रुपए और 11 करोड़ 78 लाख किसानों के खाते में पहुंचाने का काम किया। ये कांग्रेस पार्टी यूपीए में 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करके अपने आप को चैंपियन बोलती थी। मोदी जी ने हर चौथे महीने 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंचाए हैं और अभी तक 3.45 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुका है। और उस तरीके से 18वीं किस्त में जोड़ा गया और उसमें 6,000 महायुति की सरकार दे रही है। और आगे इन्होंने तय किया है कि आप फिर से महायुति को लेके आइए, ये 12,000 साल को बढ़ा करके 15,000 कर दिया जाएगा और उस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन सब ने पीएम साहब के नेतृत्व की क्षमता को बढ़ा करके आज 25 करोड़, इसलिए प्रो पुअर, प्रो किसान, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इनको जो विकास के साथ जोड़ने का काम किया है उसको आगे बढ़ाया गया है। मैं यहां आपके साथ इस बात की भी चर्चा करना चाहता हूं कि महायुति की सरकार ने तय किया है कि हमारे बहना योजना को, लाडली बहना योजना को 1,500 रुपए प्रति माह देंगे। 4 किस्तें आपको मिल गई हैं।
आप इस सरकार को आगे चलाएंगे और 23 तारीख को जब नई सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में यह भी तय होगा कि 2100 रुपए आपको महीना का दिया जाएगा। इस तरीके से विकास किया जाएगा। 25,000 बहनों को पुलिस भर्ती में जोड़ा जाएगा और पुलिस में रिक्रूटमेंट की जाएगी। उसी तरीके से किसान सम्मान निधि मैंने पहले बताया 12,000 मिलता है, वो 15,000 कर दिया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इसको 1,500 रुपए से बढ़ा करके 2,100 किया जाएगा। 10 लाख विद्यार्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से 2 साल के लिए 10 लाख लोगों को दिया जाएगा और 25 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। इस तरीके से विकास को जोड़ा जाएगा। 30% बिजली का बिल घटाया जाएगा और मैं तो आपको बोलता हूं प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सौर बिजली योजना के तहत आपके बिजली के बिल को हम जीरो पहुंचाएंगे। आपके बिजली का बिल फ्री हो जाएगा और जो बच जाएगी बिजली वो आप ग्रिड में डाल दोगे, उसका पैसा भी आपको मिल जाएगा। ये व्यवस्था प्रधानमंत्री मुफ्त सौर बिजली योजना के तहत और आपको 80,000 रुपए की सोलर एनर्जी लगाने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी तरीके से आप लोगों ने नासिक शहर के बारे में बहन जी बता रही थी, हमसे कह रही थी कि इलेक्शन का टाइम है, नड्डा साहब नहीं बोल पाएंगे। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं कि औद्योगिक नगरी के रूप में आपको हम आगे बढ़ाएंगे और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को महाराष्ट्र बनाने में नासिक अपना योगदान करेगा। इस बात का हम आपको ध्यान दिला करके आपसे मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इसको हम पूरा करेंगे, पूरी ताकत लगा करके पूरा करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और हमारे एनसीपी अजीत पवार के सभी उम्मीदवारों को आप चुनाव जिताएं, ये आपको मैं कहने की बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था, मेरी बहन बोल रही थी कनेक्टिविटी में ये कुछ हुआ है, कनेक्टिविटी, हमारी भारती पवार जी भी बोल रही थी कनेक्टिविटी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, आप एनडीए के साथ कनेक्टिविटी बनाए रखो, आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरी कनेक्टिविटी रहेगी, आप कनेक्ट रहेंगे, पूरी कनेक्टिविटी रहेगी। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि देखिए ये आगाड़ी सरकार नहीं थी, ये पीछे जाने वाली सरकार थी। इसका आगे आने का सवाल नहीं था, ये ब्रेक लगाने वाली बैक गियर सरकार थी। आप बताइए इन्होंने मुंबई मेट्रो रोका कि नहीं रोका? बताइए रोका कि नहीं रोका? आप बताइए इन्होंने धारावी पुनर्निवास को रोका कि नहीं रोका? पुनर्विकास को। बुलेट ट्रेन रोकी कि नहीं रोकी? आप बताइए इन्होंने कोस्टल रोड रोका कि नहीं रोका? पुणे आउटडोर लिंक रोड रोका कि नहीं रोका? नवी मुंबई एयरपोर्ट रोका कि नहीं रोका? अटल सेतु जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रोका कि नहीं रोका? बताइए जरा जोर से बोलिए, रोका कि नहीं रोका? अब मैं आपसे कहता हूं कि 20 तारीख को इनको रोक देना, ये आपको करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इनको काम दो और उनको आराम दो। उनको आराम करने दो, घर में बैठे आराम करें। बहुत हो गया, बहुत लूटा, बहुत खाया, अब आराम करो। आप भ्रष्टाचार एक पर एक करते चले गए और ये तुष्टीकरण की सरकार है, ये याद रखिएगा। ये जब आएंगे तो तुष्टीकरण करेंगे। अभी कर्नाटक में, पहले तो बताइए हिमाचल में, आप बताइए युवाओं को भत्ता मिला क्या? किसानों को मिला क्या? महिलाओं को मिला क्या? कर्नाटक में मिला क्या? सब जगह विकास ठप। और कर्नाटक में अब क्या कर रहे थे कि प्राइवेट सरकारी टेंडर में भी और प्राइवेट टेंडर में भी 4% का आरक्षण टेंडर में ठेकेदारों के लिए माइनॉरिटी का रख रहे थे। आप बताइए ये तुष्टीकरण है कि नहीं है? यही काम यहां पर ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे थे? आप बताइए उद्धव की सरकार यही काम कर रही थी कि नहीं कर रही थी? अभी भी अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं बातों को आगे बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? मुझे कई बार लगता है कि किस तरीके से ये तुष्टीकरण में कहां जा रहे हैं। आप बताइए कर्नाटक में इन्होंने
एससी, एसटी और ओबीसी का हिस्सा मार करके माइनॉरिटी को देने का प्रयास किया कि नहीं किया? और ये राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेके फिरते रहते हैं, कभी खोल के पढ़ा भी है? अरे भाई, बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और आप कर्नाटक में रिलीजन के नाम पर आप ओबीसी का हिस्सा, एससी का हिस्सा, एसटी का हिस्सा मार रहे हो। तेलंगाना में आप उनको रिजर्वेशन देने का काम कर रहे हो। यहां भी आप इस बात को आप विश्वास दिला रहे हो। आप बताइए, ऐसी सरकार को आने देना है क्या? और ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं कि नहीं? ये समाज को बांटने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबके लिए, आयुष्मान सबके लिए है, आवास योजना सबके लिए है, उज्ज्वला योजना सबके लिए है, उजाला योजना सबके लिए है, किसान सम्मान निधि सबके लिए है। न जात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, सबको देते हैं। और तुम्हारे प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? इस देश के संसाधनों पर पहला हिस्सा माइनॉरिटी का है, पहला हकदार। आप बताओ। और ये राहुल गांधी बोलता है मैं मोहब्बत की दुकान चला रहा हूं और उसमें मैं नफरत का सामान बेच रहा हूं। नफरत का सामान बेचते हो। मैंने पिछली मीटिंग में भी कहा, मैं यहां भी कहना चाहता हूं, नारा लगाया, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जवाहरलाल नेहरू में ये नारे लगे। अब अफजल कौन था? पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड, अटैक का मास्टरमाइंड था। अफजल के कातिल कौन हो गए? सुप्रीम कोर्ट का जज जिसने फांसी दी, भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो भारत के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने उसको माफी देने से इनकार किया, वो कातिल हो गए। और फिर क्या कहा? भारत होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और आप बताइए, राहुल गांधी दूसरे दिन जाकर उनसे हाथ से हाथ मिला के खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये मोहब्बत की दुकान है कि नफरत का सामान है? ये देशभक्ति की बात बोलते हैं। एक इनका सहयोगी बोलता है सनातन डेंगू है, मलेरिया है। एक इनका एमपी बोलता है कि साउथ का पैसा नॉर्थ में लग रहा है, हमें होगा तो हम देश अलग कर देंगे, और आप चुप बैठते हो। ये मोहब्बत की दुकान है, ये नफरत का सामान है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों को घर बैठाने की आवश्यकता है। उद्धव जी के बारे में मैं क्या कहूं? बाला साहब ठाकरे ऊपर क्या सोचते होंगे उद्धव के बारे में? आप बताइए, जिन्होंने कहा कि सारी जिंदगी में अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, उद्धव ठाकरे उनकी गोद में जाकर के बैठ गए। ये आज इनकी स्थिति आकर के खड़ी है। आज क्या स्थिति हो गई? उनके भाषण को सुनिए, सेकुलर भाषण, और सेकुलर भी नहीं, तुष्टीकरण के भाषण। मित्रों, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए इनको आराम देना बहुत जरूरी है। तबीयत बहुत खराब है, और इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम महायुति को आगे बढ़ाएं, बीजेपी के लोगों को आगे बढ़ाएं, एनडीए के लोगों को आगे बढ़ाएं, शिवसेना को आगे बढ़ाएं, एनसीपी अजीत पवार को आगे बढ़ाएं, शिवसेना हमारे एकनाथ शिंदे जी को आगे बढ़ाएं, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए सबको आगे ले जाएं, और विकास में अपने आप को आप शामिल करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी उम्मीदवारों को निवेदन करूंगा कि आगे आ जाए। श्री राहुल ढिकले जी, हमारी प्राध्यापिका देवयानी फरांदे जी और सीमा हिरे जी, सभी लोगों को आपका आशीर्वाद मिले।